जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी इस नीयत को वापस लो। Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी पर मुद्दे की बात। इन दिनों देश भर में एक मसला काफी चर्चा में है और वो है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। वैसे आप शायद इसके बारे में कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक देश एक चुनाव, आखिर ये कैसे पॉसिबल होगा, ये होगा क्या, इसके तहत कौन से चुनाव होंगे, कैसे होंगे और किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, उससे अनजान है। और हमारे जैसे लोग भी इसको अभी तक बहुत डीपली नहीं समझ पाए हैं। तो हमने सोचा कि चलिए इस पर आज थोड़ी सी विस्तार से बात हो कि अगर एक देश एक चुनाव हम देश में लागू करते हैं, वैसे बात 2034 तक जारी है, 10 साल का समय है, लेकिन क्योंकि वोट आखिरकार हमें करना है, चुनाव में सहभागिता सीधी सीधी देश के नागरिकों की है। ऐसे में एक देश एक चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में लाने की कोशिश कर रही है, पारित कराने की कोशिश कर रही है, तो उस पर जानकारी सभी को होना जरूरी है। और इसलिए मैंने सोचा कि आज एक देश एक चुनाव पर बात की जाए कि आखिरकार ये क्या है, कैसे लागू होगा और आने वाले वक्त पर और खासकर भारत के भविष्य पर इसका कैसा असर होगा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देती हूँ और फिर मैं खुद भी इसे जानने और समझने की कोशिश करूंगी कि चुनाव इस देश में हम कैसे लागू कर पाएंगे। मेरे साथ हिमांशु भायाणी जी है जो इंडिपेंडेंट बिजनेस जर्नलिस्ट है। सर, चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक देश एक चुनाव, पूरा देश इस पर बात कर रहा है कि आखिरकार एक ही वक्त पर पूरे देश में चुनाव कराया जाए। अगर हमारे वहां एक राज्य में भी चुनाव होते हैं तो कई राज्य ऐसे हैं जहां बहुत सारे चरणों में हमें चुनाव कराने पड़ते हैं। हमारी जो चुनाव की प्रणाली का है, हमारा जो चुनाव आयोग है, वो कई जगह असक्षम साबित होता है कि हम पूरे राज्य को एक ही चरण में ले लें। हमारे यहाँ लोकसभा के जो चुनाव है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन पर होते हैं। हमारे विधानसभा के चुनाव अगर एक ही राज्य में हो रहे तो भी अलग अलग चरणों में होते हैं। ऐसे में हम कैसे ये परिकल्पना साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक देश एक चुनाव होगा? सबसे पहले तो सर, एक देश एक चुनाव होगा क्या? देखिए, एक देश एक चुनाव की जो बात है, जो चर्चा का मुद्दा तूर पकड़ चुका है पिछले कई 4-5 दिनों से, इसके बारे में अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे तो मैंने नवंबर 23 को, ये 2024 जिस दिन महाराष्ट्र के परिणाम आए उस दिन मैंने कह दिया था कि बी प्रिपेयर्ड फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हरियाणा और महाराष्ट्र, उसमें जिस तरीके से संघ ने हरियाणा में 10,000 बैठक करके जो पूरा चित्र पलटा है वहां पे, और महाराष्ट्र में जिस तरीके से बात आ रही थी कि 60,000 बैठक करके जो चित्र पलटा है वहां पे, तो मुझे लग रहा था कि एक्सपेरिमेंट हो चुका है स्टेट्स में और गवर्नमेंट से ज्यादा आरएसएस तैयार है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। इसलिए मैंने नवंबर 23 को ये लिख दिया था अपने फेसबुक पे कि आप तैयार रहिए, और मुझे लग रहा था कि शीतकालीन सत्र में इसका बिल आएगा। और ये कैबिनेट में पहले, मतलब कैबिनेट लेवल की जो कमिटी होती है मिनिस्टर्स की, वहां पे ये पारित हो गया और बाद में लोकसभा में उसके जो वोटिंग के लिए डाला गया, तो वहां पे जैसे हमने देखा कि 269 वोट्स इन फेवर एंड 198 अगेंस्ट। अब उसमें भी कुछ 20-22 जो एमपीज थे बीजेपी के, वो हाजिर नहीं थे व्हिप देने के बावजूद।
तो अगर उसमें जाएंगे 269 में, तो वो शायद आंकड़ा पहुंच सकता है 272 के आसपास, सॉरी 272 नहीं 292 के आसपास, क्योंकि 269 और बाकी आगे 21 जोड़ दीजिए तो 290 आसानी से हो जाता है। तो ये संभावना है। अब इसमें 198 जो अपोज में है वो इसके ऊपर डिबेट करेंगे, क्या करेंगे ये देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इसमें करने पड़ेंगे, जहां तक ये बात पूरी समझ में आती है, क्योंकि ये प्रयोग पिछले सालों में हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। आजादी के बाद ये प्रयोग हुआ है, लेकिन ये प्रयोग इतना उस समय पे कारगर साबित नहीं हुआ है। अब की जो बात है उसमें ज्यादातर ये लोग बैंक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के ऊपर, और ये सोचते हैं कि ईवीएम की जो प्रक्रिया है, जिस तरीके से चुनाव हो सकते हैं उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब स्वायत्त संस्थाओं से लेके सीधा का सीधा लोकसभा और राज्यसभा तक के चुनाव। राज्यसभा में तो खैर आप अपॉइंट करते हैं, लेकिन लोकसभा तक के चुनाव। तो ऐसे माहौल में अगर आप देखेंगे तो मैं खाली स्टेट और लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो स्टेट्स में कुल मिला के जितनी भी सीट्स है 28 स्टेट्स में, वो कुछ होती है 4131 जी। और अगर हम बात करें लोकसभा की, तो वो जो नई लोकसभा में जो सीट्स है वो 888 जी। तो ये आंकड़ा ही 5000 के ऊपर हो जाता है। राज्यसभा का आप नॉमिनेट करेंगे तो मैं उसमें वो नहीं पढ़ता हूं, लेकिन 384 राज्यसभा की सीट्स है। तो अगर ये मान लीजिए आपको 5000 कैंडिडेट्स किसी भी पार्टी को आज अच्छे खासे जो पॉलिटिक्स समझते हो, जिनको भारत का संविधान पता हो, जिनको भारत का इतिहास पता हो, जिनको भारत का कानून पता हो, जिनको भारत का नागरिक शास्त्र पता हो, ऐसे 5000 कैंडिडेट्स आप लाएंगे कहां से? बिल्कुल, सभी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। सिर्फ कोई सत्ता में बैठा है उसके लिए नहीं है, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों में महाराष्ट्र में भी, मतलब जो युति थी, होती है जी, उसने कितने सीटों पे लड़े वो लोग, 288 में से। तो वहां पे स्टेट लेवल पे भी आपको कैंडिडेट्स लेने में प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप स्टेट और राष्ट्र का चुनाव एक करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चैलेंज मैं जो देख रहा हूँ, बाकी लॉजिस्टिक्स चैलेंज बहुत सारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस, ईवीएम्स का मोबिलाइजेशन, उस तरीके से डेटा कलेक्ट करना, उस लेवल का मैन पावर, ये सब चैलेंजेस है ही है। लेकिन सबसे पहली चैलेंज पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि 5000 नीट एंड क्लीन अच्छे कैंडिडेट्स आप कहां से लाए, कोई भी पार्टी। और अगर संघ तैयार है, संघ मान लीजिए कि जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में जो परिणाम है उसमें से संघ ज्यादा चाहता है 1 नेशन इलेक्शन, तो मैं मानता हूं संघ के पास वो कैंडिडेट्स का एक पूरी यादी भी तैयार है। अच्छा, तो क्या ये इस दिशा में जा रहा है अभी देश कि कोई एक विचारधारा या कोई एक पक्ष वही राज करेगा और बाकी का सब खत्म हो जाएगा? मतलब आप कांग्रेस मुक्त भारत भूल जाइए। लेकिन ये सब जा रहा है, अब अगर आप देखने जाए तो 1 लीडर 1 नेशन की तरफ, ये 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन से ज्यादा 1 नेशन 1 लीडर की तरफ जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि ये इसमें इसलिए हमको विचार विमर्श करना पड़ेगा, डायलॉग्स हो गए। देखिए, मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं इसके बिजनेस इम्प्लीकेशंस भी देखता हूँ। मैं सिर्फ इसके मतलब पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस नहीं देखता हूँ। राइट, बिजनेस जर्नलिस्ट होने के नाते पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कहीं पे भी होते हैं दुनिया में, उसका इम्पैक्ट हमेशा बाजारों पे आता है, उसका इम्पैक्ट हमेशा कमोडिटी मार्केट्स पे आता है, स्टॉक मार्केट्स पे आता है, मनी मार्केट्स पे आता है, फंड मार्केट्स पे आता है, सब तरीके के जो मार्केट, और आजकल तो क्रिप्टो करेंसी का भी मार्केट बहुत बड़ा है। तो इन सब जगहों पे इसकी इम्पैक्ट आती है। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आज डिक्लेयर कर दिया कल हो गया। तो मुझे लगता है इसमें वार्तालाप होना जरूरी है, डायलॉग्स होना जरूरी है दोनों हाउसेस में, और इसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन करना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करें स्वायत्त संस्थाओं से लेके लोकसभा तक, तो आप क्या 4 ईवीएम रखेंगे? बिल्कुल। 4 ईवीएम, और उसमें भी जो कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है, मतलब मान लीजिए कि ईवीएम का एक लिमिटेशन रहता है। मान लीजिए स्वायत्त संस्थाओं के इलेक्शंस में हर एक वार्ड में आपके 3-3 कैंडिडेट रहते हैं। तो वो अगर आप आंकड़ा लगाएंगे तो कितने ईवीएम्स लगाएंगे? 10 ईवीएम्स लगाएंगे, तो बंदा 10 जगह पे जाके बटन दबाएगा, बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। एब्सोल्युटली कंफ्यूजिंग, वोटर के लिए भी कंफ्यूजिंग है, वोट काउंटिंग के लिए भी कंफ्यूजिंग है, कितने ईवीएम्स लगाएंगे आप? बिल्कुल। और यहाँ फिर लोगों को पता नहीं चलेगा कि आखिरकार हमारा कैंडिडेट कौन सा है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि पार्टी के सिंबल पर वोट पड़े। एग्जैक्टली। और बहुत ही कंफ्यूजन, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में हमने देखा कि पार्टी के चिन्ह को लेके भी मतदाता जो है वो क्लियर नहीं थे। यस, तो ऐसे में
ऐसे में मतलब ऐसे में स्ट्रेटेजिकली ऐसे सोच के किया जा रहा है कि एक ही मतलब दो ही पार्टी है जिनके चिन्ह लोगों को पता है, वो है कांग्रेस पार्टी जिनका निशान हाथ है पंजा, तो दूसरा है भारतीय जनता पार्टी जिनका निशान है कमल। तो और छोटे राजनीतिक दल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इसका मतलब। बिल्कुल ये जो एक तरीके से इसकी जो लोगों की जो ब्रांड इक्विटी खड़ी की गई है, क्या इनके ऊपर ये कैश करना चाहते हैं? और मैं मानता हूं राजनीति में सत्ता में बैठे लोगों से ज्यादा उस राजनीति को जो विचारधारा से सपोर्ट कर रहे हैं आरएसएस, वो चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, क्योंकि यही मौका है। इसके बाद जिस तरीके से ग्राफ डाउन हो रहा है पॉपुलैरिटी के, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, तो अगले 5 साल वो खोना नहीं चाहेंगे। और वो बात करें 2034 की, मतलब अब के इलेक्शंस, 2029 के इलेक्शंस और 2034 में अगर आप लेके जाना चाहते हैं, तो 100% इन लोगों के पास कुछ ऐसी ब्लूप्रिंट है जिसके जरिए उस दिशा में काम करना चाहते हैं। और एक विचारधारा वाली सरकार आएगी जिसकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होगी, जिसकी बिल्कुल जो विचारधारा होगी वो एक तरीके से धार्मिक विचारधारा होगी। धर्म के साथ कैपिटलिज्म, तो ये धर्म के साथ कैपिटलिज्म का हमने यहाँ पे गुजरात में हम देख रहे हैं क्या हालत है अभी। जूनागढ़ में जो माहौल है, सत्ताधार की गादी को लेके जो माहौल है, ये कैपिटलिज्म और धर्म का ही कॉकटेल है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये कितना डेंजरस है। तो मामला जितना आसानी से समझाने की कोशिश हो रही है कि सिर्फ हमारा समय बचेगा और हमारा पैसा बचेगा, उतनी आसान ये बात नहीं है। और हिमांशु जी बहुत सारी चीजों के और इशारा कर रहे हैं। वैसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट 2024 लोकसभा चुनाव से लगातार ये आशंका जता रहे थे कि कुछ ड्रास्टिक चेंज आने वाले सालों में भारत की राजनीति में और भारत के नागरिकों के साथ आ सकता है। और हो सकता है कि एक देश एक चुनाव के साथ एक विचारधारा लागू नहीं थोप दी जाए देश पर, इस तरीके का माहौल बन सकता है। सर देश पर क्या असर पड़ेगा? चलिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो जाए, लोग कंफ्यूज हो जाएं और भले ईवीएम तो वो कहीं से भी इकट्ठे कर लेंगे, उनके पास पैसे हैं, हो सकता है मैन पावर भी चलो लगा दे, क्योंकि उनके पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसों की बात नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी या चुनाव नहीं करवाने वाली। ये चुनाव जो है भारत की राजनीति में भारत की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको करवाना है। मतलब इलेक्शन कमीशन वगैरह जो, देखिए जब चुनाव का माहौल होता है तो कोई पॉलिटिकल नेता वहां पे किसी का एफिडेविट आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बैठे होते, ऑथेंटिकेट करने के लिए नहीं बैठे हुए। वहां पे प्रोटोकॉल ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स होते हैं, कलेक्टर होते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर होते हैं। तो ये भारत का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो ये चुनाव करवाएगा। पॉलिटिकल पार्टी कर लेगी तो पॉलिटिकल पार्टी को अगर करना होता तो कब की कर चुकी होती। पॉलिटिकल पार्टी तो चाहती है ना कि एक आज्ञाकारी समाज बना के बैठ जाए, कोई किसी से सवाल ना करे, और हम जो कहे वैसे आप पूरे की पूरी मतलब एक जो भेड़ चाल है उस भेड़ चाल को चलाते रहिए और उनके ऊपर हुक्म करते रहिए। गलत तरीके से आप कमिटमेंट्स देते रहिए, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपया 6 दिन, और आता तो कुछ है नहीं। वो पॉइंट वो नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी चाहती है। पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत सारा चाहती है ना, लेकिन आज की तारीख में भारत का संविधान है, 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, वो वहां से आवाज आ रही है, वो आवाजें शायद बंद हो जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन में, ये किसी एक पार्टी के लिए बात नहीं है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं भले वो प्रपोजल लाए, लेकिन आजकल चर्चा है जॉर्ज सोरोस की। तो जॉर्ज सोरोस आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हैक नहीं कर लेगा, उसकी क्या गारंटी है? जॉर्ज सोरोस जैसे जो लोग बैठे हैं जहां भारत के दुश्मन है, वो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हाईजैक करके वो अपनी सरकार नहीं बैठाएंगे, उसमें क्या गारंटी नहीं। हमने ऐसा प्लॉट देखा है जवान फिल्म में। तो ये भी एक ताकत है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने ये खोल दिया तो आप ही राज करेंगे। कल को एक ऐसी ताकत भी यहाँ पे राज करने आ सकती है, वो आपको भी तख्ता पलट कर देगी। तो ये किसी एक के लिए अच्छा है, किसी दूसरे के लिए बुरा है, किसी दूसरे के लिए अच्छा है, किसी एक के लिए बुरा है, ये नहीं है। ये पूरी की पूरी लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें आप बोल रहे हैं कि कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कम करनी है आपको तो आपके बाबुओं को कहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले जाए, मेट्रो ट्रेन में जाए, सिटी बसेस में जाए, एसटी बसेस में जाए, ट्रेन में जाए। वंदे भारत आपने शुरू कर दी है, आप उन ट्रेन में उनको ट्रैवल करवाइए। क्यों आप उनको फ्लाइट में ट्रैवल करवाते हैं? क्यों उनको पिकअप करने के लिए गवर्नमेंट की गाड़ी एयरपोर्ट पे जाती है? वो कैब करके जाए, अपना बिल छोड़ दे वहां पे। अगर एक्सपेंस ही आपको कंसीडर कम करना है तो ब्यूरोक्रेसी या जो भी है मिनिस्टर आपके, उनको बोलो एसटी बस से ट्रैवल करें। महेंद्र मशरू एक जमाने में एमएलए थे जूनागढ़ से,
वो एसटी बस में ट्रैवल करते थे। सीट आज की तारीख में 2 धारासभ्यों की कहीं ना कहीं रिजर्व होती है, तो आपको उनको बोलिए उनसे ट्रैवल कर, उनका तो ट्रैवल भी फ्री होता है। जी तो बिल्कुल। बस से जाए, क्यों ये फॉर्च्यूनर और ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके उसमें जी। सरकारी पैसे पे पेट्रोल लगवा के जाते हैं? उनको एक्सपेंस बोलिए, बहुत हाँ, जी। अगर पैसा ही कम करना है तो भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको खत्म करके आप ये खर्च कम नहीं कर सकते। और जो भी इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि 1.5% इससे फायदा होगा भारत की इकोनॉमी को, उनसे बड़ा मूर्ख मैं किसी को नहीं मानता हूँ। क्योंकि आप अगर ये नॉन प्रोडक्टिव जो ब्रास है पूरा का पूरा बाबू डोम का, जहां पे खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन वहां से कोई प्रोडक्टिविटी आती नहीं है, नौकरी आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट में डिमांड घटी पड़ी है, इकोनॉमी टूटी हुई है, गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उसमें आप हमें ये बोल रहे हैं कि 1.5% इकोनॉमी बढ़ेगी। ये वही बात होगी, 15 लाख रुपए वाला जुमला हो गया, हाँ बिल्कुल, अच्छे दिन वाला जुमला हो गया, जी जी जी। सर आप बिजनेस जर्नलिस्ट भी हैं। नहीं आपने ही कहा था ना, नहीं आपने ही कहा था जब 2010-11 में जब बातें चल रही थी कि 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां चाहिए, तो आपने 2 करोड़ नौकरियां कहा था। 10 साल में भी आपको क्यूमुलेटिवली कलेक्टिवली 2 करोड़ नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहे। तो आप ये कैसे दावे के साथ बोल सकते हैं कि 1.5% इकोनॉमी बढ़ेगी? जी, और आपको बनाना ही है, कट कॉस्ट करना है, तो जो सत्ता में बैठे गवर्नेंस का काम कर रहे हैं वो सरकारी जो कर्मचारी है वो प्रजा के नौकर है, प्रजा के टैक्स के पैसे पे काम कर रहे हैं। उनको बोलिए एसटी बस में जाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में ही व्हीकल्स की जरूरत है क्योंकि वहां पे क्रिमिनल भाग जाता है। उसके अलावा बाकी के सब मामलों में जहां पे भी जाना है, गांधीनगर जाना है किसी कर्मचारी को जो अहमदाबाद रहता है, तो वो एसटी बस से जाए। वो क्यों ये बड़ी बड़ी एसयूवीज लेके जाते हैं? गवर्नमेंट क्यों उनको एसयूवीज प्रोवाइड करती है? वो खर्चा कम कीजिए ना। ये तो आप एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा का पूरा अपने फायदे के लिए एक तरीके से लेके जा रहे हैं, और ये मतलब एक लिमिट आ गई है। हम और आप एक पत्रकार है, हम और आप एक पत्रकार के तरीके से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम वार्न कर सकते हैं कि इंडिया विल मूव टू द डार्क एज इफ यू गो टुवर्ड्स वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि ये किसी के हाथ में पूरी की पूरी ताकत दे देने की बात है। यहाँ पे विरोध पक्ष खत्म करने की तो बात ही नहीं रही अभी। पहले आप बोलते थे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत बनाते आपने तो कांग्रेस युक्त बीजेपी बना दी। और अब आप बोल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब आप एब्सोल्यूट पावर पे कंट्रोल करना चाहते हैं। ये एक ऑथोरिटेरियन डिसीजन होगा अगर ये पास होता है तो। एक बिजनेस पत्रकार के तौर पे मैं ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मैं और कुछ तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन एक वार्न कर सकता हूँ कि ये एक ऑथोरिटेरियन मूव होगा और ये नॉर्थ कोरिया से भी खराब परिस्थिति होगी, क्योंकि हमारा पर कैपिटा जीडीपी भी उस लेवल का नहीं है। जी तो शोषण होगा प्रजा का, इतना याद रख लीजिए। क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार की बातें आती है तो डबल इंजन की सरकार में आपके वडोदरा में ही नवरात्रि के दिनों में रेप होते हैं, इतने ड्रग्स घूमते हैं। ये बीजेड ग्रुप वाला 6,000 करोड़ रुपए का करके चला जाता है, जहां पे थैले भर भर के रुपये आते थे। तो नोटबंदी का क्या हुआ? तो डबल इंजन की सरकार में अगर ये हालात है तो 4 इंजन की सरकार आप सोच लीजिए, जहां पे स्वायत्त संस्था में भी ये बैठे होंगे, ये मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी ये बैठे होंगे, यहाँ पे भी ये बैठे होंगे, सब जगह पे कोई भी एक सत्ता पक्ष जो बैठा होगा जिसकी विचारधारा जिस तरीके से होगी, तो क्या हालात होंगे। जी बिल्कुल, इंजन कितने ही लगा ले, लेकिन कर सकते हैं हम एक तरीके से वो नहीं कर रहे हैं कि इंडिया विल मूव टुवर्ड्स अ डार्क एज if you go towards one nation one election. As a business journalist I can see the repercussions. आज अदानी का मुद्दा 2019 का मामला 2024 में जब एक यूएस कोर्ट आपको बोलती है, तब आपको पता चला है कि इतना गलत किया है, इतना गलत हुआ है। वो कोर्ट में जो भी प्रूव होगा, जो देखा जाएगा, लेकिन अभी तक आपको तो पता नहीं चला था ना कि ये कंपनीज ने कैसे कॉन्ट्रैक्ट थ्रू कर लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स में कैसे लोगों को बाई कर लिया, किस तरीके से बिजली का प्रति यूनिट जो दाम है वो 80 पैसे से लेकर रुपये बढ़ गया। तो ये सोचिए, अगर ऐसे माहौल में, जहां पे आज अगर हम बात करें तो पावर सेक्टर के जर्नलिस्ट काम करते हैं दिल्ली में, बॉम्बे में, हर एक स्टेट में पावर यूटिलिटी को रिपोर्ट करने वाला रिपोर्टर होता है, हर एक स्टेट में एविएशन रिपोर्ट करने वाला रिपोर्टर होता है। वहां से अगर ये इंफॉर्मेशन ऐसे माहौल में नहीं आ रही है, तो सोचिए वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद क्या इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास और किस तरीके का खेल खेला जाएगा फाइनेंशियली आपके साथ। ये सोचने की कोशिश कीजिए खाली। बिल्कुल, चलिए आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं सर। अगर मान लीजिए कि आने वाले 5 या 10 सालों में एक देश एक चुनाव लागू कर दिया जाता है, तो देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? देश के आम नागरिक पर क्या? देश की इकोनॉमी को वन नेशन वन इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। देश की इकोनॉमी इनवर्ड इकोनॉमी है हमारी। हमारे यहाँ पे जो कंजम्पशन होता है
वो बेसिकली अगर आप हमारी जीडीपी देखेंगे उसमें जो 3 कंपोनेंट्स है, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर एंड एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर तो बाद में आप कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द इकोनॉमी जी, तो उसमें भी समस्या है। तो वन नेशन वन इलेक्शन करने से क्या सर्विस सेक्टर दुनिया भर का बदल जाएगा? एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग ये नहीं आएगा, उसकी कोई गारंटी दे सकता है? जी, क्या वन नेशन वन इलेक्शन से क्लाइमेट चेंज की इंपैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे नहीं आएगी, उसकी कौन गारंटी देगा? बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आपने डेटा देखा पिछले तिमाही का के मुकाबले, पिछले साल की तिमाही के मुकाबले 7.7 में से 2.2 डिमांड घटी हुई है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां नेस्ले, कोलगेट, पामोलिव सब बोल रही है कि डिमांड मिडिल क्लास से घटी हुई है। तो वन नेशन वन इलेक्शन करने से क्या आप डिमांड मार्केट में रिवाइव करवाएंगे? आप नौकरियां दे पाएंगे? ये तो आपका हमेशा रहता है कि आपको सत्ता में बैठना है हर जगह पे, और आप ज्यादातर चुनाव में व्यस्त रहते हैं। आप निकाल लीजिए ना अपने आप को चुनाव से। अगर आप काम कर रहे हैं तो पब्लिक आपको ऑटोमेटिकली वोट करेगी। क्यों आपको सब जगह पे रैलियों में जाना है? इसलिए आप अपनी एंगेजमेंट, और 10 साल के बाद जब आप डिलीवर नहीं कर पा रहे तो नया एक जुमला लेके आए कि वन नेशन वन इलेक्शन, और उसकी वजह से देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। क्या क्या वाहियात तरीके का लॉजिक है। जी, जी, देश की इकोनॉमी आउटबाउंड फैक्टर्स पे है पूरी की पूरी। हमारी इनवर्ड इकोनॉमी, इनवर्ड कंजम्पशन है। इनवर्ड कंजम्पशन को खत्म कर दिया है हमने। जो भी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के ऊपर टैक्सेस डाल के हमने इनवर्ड इकोनॉमी को तो खत्म कर दिया है। अब वो कैसे आप रिवाइव करें? कोई बिना सर और दिमाग की बातें हैं ये। एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट अगेन एंड अगेन रिपीटेडली आई एम वार्निंग, वन नेशन वन इलेक्शन विल ड्रॉ इंडिया इनटू द डार्क एज। जी, बिल्कुल। सर, हम 5 साल और 10 साल की बात कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि 5 साल और 10 साल उन्हीं का राज रहने वाला है? क्या आने वाले फ्यूचर में ऐसा लग रहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने आप को? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी पार्टी क्या राज कर रही है, कैसे कर रही है, क्योंकि हमारे जैसे लोग पावर एग्नोस्टिक लोग हैं। सत्ता में कोई भी बैठा हो, हमको कोई उससे फर्क नहीं। हम कभी नहीं जाते उनको कहने के लिए कि हमको ये मदद कीजिए। हम अपना कुआं खोद लेते, अपना पानी निकाल लेते, अपना प्यास बुझा लेते। हम अपना काम करने से मतलब रखते हैं। तो सत्ता में कौन आए कौन ना आए उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो आप ये लोकतांत्रिक ढांचे के साथ ये जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो बहुत ही डेंजरस है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात आती है वो नाती वाले जो जातिगत समीकरणों की बात आती है। तो कल को कोई ऐसे जातिगत समीकरण वाले लोग आ गए राजनीति में और वो राज करना शुरू करेंगे, तब आप क्या करेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन की तौर पे ही मैं बात कर रहा हूं। चलिए जी, तो ये बहुत ही डेंजरस तरीके से आप एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। वो इस नेशन को, वही मैं बोल रहा हूं कि दिस विल पुट इंडिया इनटू द डार्क एज, इनटू द स्टोन एज। आप एक तरफ गर्तता की तरफ धकेल रहे हैं इस देश को ये डिसीजन लेके। संसद में डिबेट हो ना हो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट पावर लेने की बात है। और एब्सोल्यूट अदानी का यूएस कोर्ट इंडाइटमेंट इज अ क्लासिक एग्जांपल। 2019 से पूरा खेल चल रहा था। 2024 में नवंबर 2024 को जब यूएस की कोर्ट से ये बात बाहर आई, तब आपको पता चला कि ये कंपनी ने इतना इतना किया है। तो आप सोचिए वन नेशन वन इलेक्शन में ऐसे कैपिटलिज्म वाले जो लोग हैं या ऐसा जो फाइनेंशियल क्राइम करने वाले लोग हैं, वो किस दिशा में इस देश को लेके जाएंगे, इस दिशा में कैसे नागरिक जिएंगे इस देश में। मतलब तो एक तरफ मास्टर क्लास होगा और दूसरी तरफ स्लेव क्लास होगा। तो क्या आप इस देश को स्लेव क्लास की तरफ धकेलना चाहते हैं? बहुत ही क्लियर प्रश्न है मेरा। बहुत ही क्लियर। कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब शायद सत्ता में बैठी पार्टी नहीं देना चाहती या फिर नहीं देगी। सर, विपक्ष क्या कामयाब हो पाएगा? क्योंकि उनके पास मेजोरिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में क्या वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज्यादा आसान होगा? लोकसभा से तो करीब करीब इन्होंने इसको बाहर निकाल ही दिया है। अब जेपीसी के पास भेजने की, वहां भी अलग अलग दलों के नेता बैठेंगे। कितनी आसान होगी ये राह और कितनी मुश्किल होगी? देखिए, राजनीतिक तौर पे मैं यही बता रहा हूँ। राजनीतिक तौर पे क्या होगा मुझे पता नहीं है। कौन सी पार्टी का क्या इंटरेस्ट है मुझे पता नहीं। लेकिन ये फॉर्मूला डेंजरस है। ये फॉर्मूला डेंजरस है। ये आप एक किंगशिप वापस एक ला रहे हैं हिंदुस्तान में। भारत में जो सरदार पटेल साहब ने जिस तरीके से सभी रजवाड़ों को एक तरफ सम्मिलित करके उनकी सहमति से जो एक भारत बनाया, पूरा का पूरा एक लोकतांत्रिक भारत, वो बनाने में जो आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया जिसे माना जाता है, जिन्होंने प्रयत्न किए, वहां पे किंगशिप का एक रूल ला रहे हैं। और किंगशिप भी ऐसे लोगों के हाथ में जिनको
जो सिर्फ खोखली बातें कर सकते हैं। जी बिल्कुल। वो चाहे कोई भी नेता हो, क्योंकि आपको दुनिया के डायनामिक्स पढ़ने पड़ेंगे। देखिए मैडम, एक बात मैं आपको बता दूं, जी। मैं बात करता हूं यहाँ की चैनल्स के साथ, जब रिक्वेस्ट आती है आप जैसे पत्रकार मित्रों से कि हमारे साथ बात कीजिए। बाकी मैं इंडिया में नेशनल टेलीविजन भी नहीं देखता हूं, गुजराती टेलीविजन भी नहीं देखता हूं, और उस तरीके के कोई प्रोग्राम्स में नहीं देखता हूं, क्योंकि उनके पास कोई लॉजिकल बात होती नहीं। जी। वो सवाल करते हैं किसी नेता को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में या उसकी पत्नी के बारे में। तो मुझे ऐसे ऐसे पत्रकारों से भी मुझे घिन है जो लिस्टेड कंपनीज में, और सबसे बड़ी चीज है कि ये पत्रकारित्व करने वाली कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन हमारे पास इतना इन्वेस्टर एजुकेशन भी नहीं है कि हमारे 5 इन्वेस्टर खड़े होकर बोले कि भाई साहब आप ऐसे पत्रकार को क्यों पगार दे रहे हैं जो कि हमारा जो मुनाफा है, ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है, उसमें ये डेंट कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई लॉजिकल होता ही नहीं। जी तो मुझे जो दिख रहा है वो एक पूरा का पूरा एक वेस्टर्न कैपिटलिज्म का मास्टर एंड स्लेव मॉडल दिख रहा है यहाँ पे। मास्टर सोसाइटी एंड स्लेव सोसाइटी। भारत में अगर कोई आंदोलन सफल हुआ है आज तक, यहाँ पे सरकार को नीचे उतरना पड़ा, तो वो नवनिर्माण आंदोलन था, जो यही भारतीय जनता पार्टी में आज जो बैठे हैं, जो लोग, चाहे विजय रूपाणी जी हो, अमित शाह हो, उस जमाने में एबीवीपी के नेता हुआ करते थे, उन्होंने वो आंदोलन करके सरकार को नीचे उतारा था। और वो आंदोलन इसलिए सफल हुआ था कि एक मिडिल क्लास था। आज मिडिल क्लास ही नहीं रहने दोगे आप। इस मिडिल क्लास वैसे भी आपने नहीं रहने दिया है। मिडिल क्लास अपनी जद्दोजहद में लड़ रहा है, और वन नेशन वन इलेक्शन के बाद प्योरली वो मिडिल क्लास स्लेव क्लास बन जाएगा और एक मास्टर क्लास होगा। तब जाके इस देश में किस तरीके का हाहाकार मचेगा, ये मुझे आप जरा समझाइए। हमने बहुत सारे किस्से देखे हैं। क्राइम को भूल जाइए, लॉ एंड ऑर्डर में मानता हूँ, चलिए वो गवर्नमेंट का मुद्दा है, लेकिन हमने देखा आपके वहां पे ही, सूरत में ही हमने देखा कि एक बीजेपी की एक महिला कॉर्पोरेटर है जो उसने किस तरीके से आत्महत्या की, किस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। तो सोचिए, अगर पार्टी में कोई नया सया नवयुवान नेता अगर ये कर सकता है, इस लेवल पे जा सकता है चरित्र के मामलों में, तो आप सोचिए कि अगर जब एक पूरी की पूरी सोसाइटी पावर वालों की होगी तो क्या होगा उसमें। जी बिल्कुल। किस दिशा में जाएगा। आप सब भूल जाइए, आप हिंदू मुस्लिम ये सब भूल जाइए। अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो आप समझ लीजिए हिंदू मेजोरिटी ही गुलाम बन के रह जाएगी इस देश में। जी जी बिल्कुल। आप जहाँ पे भी आपको लिखना है लिख लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन के होने के बाद हिंदू मेजोरिटी इस देश में एक तरीके से गुलाम बन जाएगी, स्लेव बन जाएगी, इकोनॉमिक स्लेव बन जाएगी। ये बहुत, मुझे पता नहीं है राजनीतिक पार्टियां किस दिशा में जाएगी, क्या करेगी, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ये हिंदुओं को ही गुलाम बनाने की बात है, हिंदू राष्ट्र में। जी, हिंदू खतरे में है, ये तो प्रचार किया ही जा रहा है। और हिंदू किस तरह हिंदुओं को ही गुलाम बनाया जाएगा। अगर हिंदू किस तरह खतरे में हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र में गुलाम, तो पहले आपने पहले ये किया कि हिंदू खतरे में, अब हिंदू खतरे से चलिए निकल भी गया, लेकिन अब हिंदू ही गुलाम बनने जा रहा है हिंदू राष्ट्र में। ये लिख लीजिए आप, जहां पे भी लिखना है आपको। जी, तो कहीं ना कहीं देश के सभी नागरिकों को एक तरह से बंधक बनाने और एक ही विचारधारा के साथ जोड़ने का ये पूरा मसला है। आज्ञाकारी समाज बनाने की तरफ हम जा रहे हैं। जी जी सर, संविधान में कुछ बदलाव करने होंगे। और एक आई थिंक एक वेब सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, आप देख लीजिएगा, हुमा कुरैशी वाली है मेरे ख्याल से। तो उसमें भी उस तरीके का पूरा नैरेटिव था, लैला। तो आई थिंक वो लैला वेब सीरीज देखनी चाहिए सभी को। ये किस दिशा में जा रहा है, ये उसी दिशा में सब कुछ जा रहा है। लठेट खड़े होंगे आपके घर के बाहर अगर आप कुछ भी सवाल करेंगे किसी से, तो माहौल अब ऐसा, जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ माहौल ऐसा बनता ही जा रहा है कि सवाल पूछने पर अब लोग जवाब देने में डरते हैं। मैंने देखा है कि जब भी कोई नेता आते हैं तो विपक्षी दलों के नेताओं के बाहर पुलिस बिठा दी जाती है, जबकि वो नेताओं ने कोई प्रोटेस्ट की बात भी नहीं कही होती है। ये भारत देश के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिल पाता। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, एक आखिरी सवाल जरूर करना चाहूंगी, क्या संविधान में भी कुछ बदलाव करने होंगे इसके लिए? अगर ये लागू, बिल्कुल संविधान में बदलाव करने होंगे, इसीलिए इतना आसान नहीं होगा। जो भले आपके पास मेजोरिटी है, आपके पास आंकड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। और एक बात और आप लिख लीजिए, ये जो कांग्रेस मुक्त बीजेपी करने, वो कांग्रेस मुक्त भारत करने की जो होड़ में आपने कांग्रेस युक्त बीजेपी कर दी है ना, वही सब ट्रोजन हॉर्सेस साबित होंगे। वही कांग्रेस वाले जो भाजपा में गए, वही ट्रोजन हॉर्सेस साबित हो गए इस मुद्दे में और इस मामले को लेकर। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर ये हुआ जैसे मैंने कहा, तो इंडिया विल बी ड्रैग्ड इनटू द डार्क एजेस, और आप हिंदुओं को ही हिंदू राष्ट्र में गुलाम बना के रख देंगे। चलिए, वैसे भी अभी आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो हिंदू आर्थिक तरीके से हिंदू गुलामी बन के बैठा है।
नौकरियां नहीं है, पैसा जी। खर्च नहीं कर पा रहा है। आप आत्महत्या की खबरें सुनिए, देखिए, मिडिल क्लास फैमिली से आती है, और ये उस दिशा में लेके जाएगा कि हिंदू गुलामी के अलावा कुछ सोच नहीं पाएगा, जद्दोजहद करता रहेगा, टैक्स भरता रहेगा, महंगाई की मार सहन करता रहेगा, और वो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। जी बिल्कुल, देश के नागरिक कहीं ना कहीं परेशानियों में पड़ सकते हैं आने वाले 5 या 10 सालों में, अगर एक देश एक चुनाव जैसी व्यवस्था हमारे देश में लागू होती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस शायद इतना बढ़ जाए कि लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाए। वैसे ही अब हमारा पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस बढ़े, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का पार्टी का बड़ा हुआ ही है, लेकिन जिस तरीके के लोग सत्ता में आएंगे, जी वन नेशन वन इलेक्शन में ऊपर से लेके जिस तरीके के नीचे की पायदान पे जो लोग सत्ता में आएंगे, उनका चाल चरित्र क्या है, उनका चाल चरित्र क्या होगा। जी। और दूसरा, जैसे नोटबंदी हुई, तो क्या हर 5 साल पे आप नोटबंदी करते जाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बाद? क्योंकि जब ये पहली बार मान लीजिए अगर सक्सेसफुल भी हुआ, तो आपके सामने इतना बड़ा विरोध भी खड़ा हो जाएगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये किसी भी के फेवर में नहीं है, ये पूरे राष्ट्रीय ढांचे को खत्म करने की बात है। ये फिर से भारतीयों को गुलाम बनाने की तरफ की दिशा में ले जाएगा, क्योंकि कल को जो लोग ये लेके आ रहे हैं उनकी पकड़ मान लीजिए कम हुई, तो दूसरी ताकतें फिर हमारे ऊपर राज करना शुरू कर देगी इसी फॉर्मूला के जरिए। जी चलिए, भारतीयों को गुलाम बनाने की ओर देश आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से ये जोरों शोरों से लागू करने की जो कोशिश हो रही है भारत में, यहाँ भारत के नागरिक की बात करी, उन पर कहीं ना कहीं खतरा बन रहा है। और हिमांशु जी बहुत सारी चीजों पर पॉइंट आउट किया है कि आने वाले सालों में ये हो सकता है। ऐसे मुझे लगता है कि विपक्षी दल तो विरोध कर ही रहे देश के नागरिकों को। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे इस मामले को लेके कि हम सच्चे साबित ना हो, लेकिन अगर हम सच्चे साबित हुए तो हम खुद ये देख नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल तय बात है। जी। भारतीय नागरिकों की यहाँ तो शायद कोई राय ली नहीं जा रही है कि एक देश एक चुनाव लागू होना चाहिए कि नहीं, लेकिन अगर होता है तो ये सारे जो बातें आप से शेयर की गई है हिमांशु जी द्वारा, वो याद रखनी होगी। हिमांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, सारी बातें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीएनएम पर वही बातें हम चर्चा में लाते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी होती है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी इस नीयत को वापस लो। Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader.